गुड मॉर्निंग टू ऑल। हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो है आरटीजीएस, ई बैंकिंग, बजट कंट्रोलिंग में कंप्यूटर का प्रयोग, यानी यूज ऑफ कंट्रोल कंप्यूटर इन आरटीजीएस, ई बैंकिंग एंड बजट कंट्रोल। ये टोटल ये जो चैप्टर है ये टेक्निकल चैप्टर है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से रिलेवेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है देखते हैं एक एक करके। पहली चीज कह रहा है कि आरटीजीएस क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये कई बार एग्जाम में आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फुल फॉर्म से रिलेवेंट, कि आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है, नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, ईएफटी का फुल फॉर्म क्या है। तो इस तरह के फुल फॉर्म्स हमें पता होने चाहिए। आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है ना, तो ये चीजें। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एक्चुअल में होता क्या है? तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम कह रहा है कि प्राय ग्राहकों के खाते में वास्तविक समय पर धनराशि हस्तांतरण की सुविधा को सक्षम बनाता है, और इसका प्रयोग मुख्य तौर पर बड़े लेन देनों के लिए किया जाता है। यानी जब हम लार्ज अमाउंट ट्रांसफर करते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, तो इसके लिए हम आरटीजीएस का यूज करते हैं। यहां यह समझ लेना आवश्यक है कि रियल टाइम या वास्तविक समय से अभिप्राय निर्देश प्राप्त करने के साथ ही उनके प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग से है, जबकि ग्रॉस सेटलमेंट या सकल निपटान का तात्पर्य धन हस्तांतरण निर्देशों का निपटान व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। यानी रियल टाइम में जब हम बात करें तो यहां पे जिस समय आप प्रोसेसिंग करेंगे, जिस समय आप ऑर्डर देंगे बैंक को या निर्देश देंगे बैंक को, उसी समय बैंक उसकी प्रोसेसिंग शुरू कर देगा, और जिस व्यक्ति के खाते में आप हस्तांतरित करने की बात कर रहे हैं उसी व्यक्ति के खाते में पैसे हस्तांतरित हो जाएंगे या किए जाएंगे। ठीक है, आगे कह रहा है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम मूल रूप से अधिक राशि कितनी है, न्यूनतम 2 लाख रुपए, यानी कम से कम आरटीजीएस आप 2 लाख रुपए से कर सकते हैं। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, मैक्सिमम लिमिट डिफाइन नहीं है, के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये था आरटीजीएस। आरटीजीएस भारत में ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से इंटरनेट फंड ट्रांसफर करने का सबसे तेज तरीकों में है। ये एक फास्टेस्ट मेथड है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने का, जिसमें आप 2 लाख या उससे ज्यादा की रकम को आसानी से कहीं पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। कहते हैं इनमें प्राय दोनों खातों के बीच 30 मिनट में फंड ट्रांसफर हो जाता है। यानी 2 खातों के बीच आपका बैंक उस व्यक्ति के बैंक को फंड ट्रांसफर करेगा, और वो व्यक्ति का बैंक उस व्यक्ति के खाते में 30 मिनट के अंदर अंदर फंड ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, आरटीजीएस विधि का उपयोग करके पैसे ट्रांसफर करते समय निम्नलिखित जानकारी आवश्यकता होती है। क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? कहते हैं कितनी धनराशि हस्तांतरित की जानी है, अमाउंट जितना ट्रांसफर करनी हो, और ये मिनिमम 2 लाख होती है। 2 लाख से कम की अमाउंट आप ट्रांसफर नहीं कर सकते अंडर आरटीजीएस स्कीम। प्राप्तकर्ता और अदाता का नाम, जिसने भेजा है और जिसको भेजा है दोनों का नाम जरूरी है। अदाता और प्राप्तकर्ता के बैंक का नाम, क्योंकि आरटीजीएस जो कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट करता है, यानी आपका अगर आप ए हैं और आपका बैंक पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक, आप किसी दूसरे व्यक्ति बी को फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं और उसका जो बैंक अकाउंट है वो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो वो व्यक्ति अपने बैंक जाएगा ना। अगर बी आपको ट्रांसफर कर रहा है तो बी अपने बैंक जाएगा, वहां पे वो आरटीजीएस फॉर्म लेगा, उसमें नाम लिखेगा आपका अपना, आपके बैंक का नाम, अपने बैंक का नाम, और वो एसबीआई में फंड ट्रांसफर करेगा। अब एसबीआई फंड ट्रांसफर करेगी किसको? पीएनबी को। पीएनबी के पास जैसे ही फंड आएगा वो उसका पता होगा कि किसके खाते के लिए आया, फिर वो उस व्यक्ति के खाते में फंड ट्रांसफर कर देगी। यहां डायरेक्ट सेटलमेंट नहीं होता है, ग्रॉस सेटलमेंट, इसीलिए इसका नाम दिया गया है आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और इस पूरे प्रोसेस में 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। तो हमें दोनों के नाम चाहिए, अदाता और प्राप्तकर्ता के नाम भी चाहिए, अदाता और प्राप्तकर्ता के बैंकों के नाम भी पता होने चाहिए। प्राप्तकर्ता और लाभार्थी बैंक का आईएफएससी कोड, प्राप्तकर्ता और लाभार्थी बैंक का खाता संख्या,
इतनी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है। कहते हैं आरटीजीएस फंड ट्रांसफर पद्धति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित है, यानी कंट्रोल मैनेज कौन कर रहा है, आरबीआई कर रहा है, और इस प्रकार यह फंड ट्रांसफर के प्रमुख और सुरक्षित तरीकों में से एक है। वर्तमान में ग्राहकों के लिए आरटीजीएस की सुविधा प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर सप्ताह के सभी कार्य दिवसों पर, अब ये पहले की रूलिंग थी, अब क्योंकि बैंकिंग रूल चेंज हो चुके हैं, बैंकिंग वर्किंग आवर्स चेंज हो चुके हैं, अब हर सप्ताह के सैटरडे और संडे को बैंक बंद रहते हैं। तो यानी से 5 दिन, सप्ताह में 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे, कभी भी सुबह 8 से लेकर 4:30 के बीच तक आप अपने बैंक में जाकर आरटीजीएस सुविधा ले सकते हैं। कहते हैं जुलाई 2019 से भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर नेफ्ट NEFT फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर, ठीक है, तथा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी आरटीजीएस के माध्यम से होने वाले लेन देन पर शुल्क लगाना बंद कर दिया था। फिर क्या हुआ, महत्व कह रहे हैं, इससे भारतीय बाजारों के वैश्विक एकीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन में मदद मिलेगी और भारत को वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में विकसित करने में भी सहायता प्राप्त होगी। ठीक है, फिर रिजर्व बैंक का यह निर्णय भारत में मूल्य भुगतान तंत्र में नवाचारों की सुविधा प्रदान करेगा और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देगा। भाई व्यापारी को यानी एक बिजनेसमैन को ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है कि वो इजीली फंड ट्रांसफर कर सके, और वो भी और अच्छा है जब उसके लिए कोई भी हमें शुल्क ना देना पड़े, तो इससे व्यापार करना और सुगम हो जाएगा और आसानी से हम व्यापार को संचालित कर सकेंगे। ठीक है, फिर इस निर्णय के साथ भारत वैश्विक स्तर पर कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिसके पास व्यापक मूल्य भुगतान तंत्र है, यानी भारत उन देशों में शुमार हो जाएगा जिनके पास भुगतान करने का एक सुचारू तरीका है, सुचारू तंत्र है। ठीक है, आरटीजीएस के फायदे क्या है? आरटीजीएस भारत में विभिन्न प्रकार की विशेषताओं के साथ धन हस्तांतरण का एक सामान्य तरीका है, यानी सिंपल वर्ड्स में समझे तो आरटीजीएस क्या है कि फंड ट्रांसफर करने का एक सबसे सरल तरीका है। धन हस्तांतरण की प्रक्रिया के रूप में आरटीजीएस के उपयोग करने के निम्न फायदे। फंड ट्रांसफर अत्यधिक सरल है और इसमें कार्यालय या घर से किया जा सकता है, इसे कहीं पे भी आप कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरटीजीएस प्रणाली को बनाए रखता है जो कि फंडिंग का एक सुरक्षित और संरक्षित तरीका भी है। इसको कंट्रोल मैनेज आरबीआई कर रहा है, तो इसलिए सबसे ज्यादा सेफ्टी और सिक्योर माना जाता है। भारत में आरटीजीएस का उपयोग भौगोलिक सीमाओं के बिना होता है, यानी इसकी कोई ज्योग्राफिकल लिमिट्स, बाउंड्रीज नहीं है, कहीं पर भी बैठकर आप कहीं पर भी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। बाकी प्राय गतिविधियां वास्तविक समय के आधार पर की जाती है, इसलिए इसमें देरी की कोई गुंजाइश नहीं होती, इसमें कोई डिले नहीं होता है। नेक्स्ट, शाखा से आरटीजीएस लेन देन करने पर चेक अनिवार्य है। हालांकि इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करने के लिए किसी चेक की आवश्यकता नहीं है, यानी आप अगर फिजिकली ब्रांच जाकर आरटीजीएस फैसिलिटी यूज करेंगे तो वहां पर आपको एक चेक की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर घर में बैठे ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आप अगर ऐसे आरटीजीएस की फैसिलिटी को अवेल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको किसी चेक की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है ना। फिर आता है दूसरा टॉपिक हमारा इंटरनेट बैंकिंग। कहते हैं इंटरनेट बैंकिंग जिसे हम ऑनलाइन बैंकिंग या ई बैंकिंग या नेट बैंकिंग के रूप में भी जानते हैं, यानी बैंकिंग का वह स्वरूप जो इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन घर बैठे बैठे किया जा सके, उसे ही हम ई बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सेवा है जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट का उपयोग करके अपने खातों तक पहुंचने की अनुमति देती है। यह एक ऑनलाइन प्रणाली या सेवा है, उपयोगकर्ताओं को वित्तीय और गैर वित्तीय बैंकिंग तक पहुंचने की अनुमति इसमें मिलती है। इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत जो हुई थी, शुरुआत के बाद से ग्राहकों की छोटी मोटी सेवाओं के लिए अपने बैंकों के शाखा कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इंटरनेट बैंकिंग को सुचारू रूप से संपन्न करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि फिजिकली ब्रांचों पर जो बैंक के शाखाएं हैं वहां पर जो एक पॉपुलेशन पहुंचती है, वहां पे जो क्राउड पहुंचता है, जो लोग पहुंचते हैं, उस
भीड़ को, उस क्राउड को कम करने का या लोड कम करने का सबसे आसान तरीका क्या बनाया गया? इंटरनेट बैंकिंग। यानी पहले हमें बैंक में पैसे जमा करने हो, बैंक से पैसे निकालने हो, बैंक से किसी तरह के भुगतान करने हो, सभी के लिए हमें बैंक प्रत्यक्ष रूप से जाना पड़ता था, फिजिकली पहुंचना पड़ता था। लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग के आने के बाद से, या जब से इसको बढ़ावा दिया गया है आरबीआई के थ्रू, तब से बैंकों में जाने की रिक्वायरमेंट ही खत्म हो गई है। मुझे भी अब बैंक गए बहुत साल हो जाते हैं, क्योंकि पैसे डायरेक्ट अकाउंट में आते हैं, और अगर उसका कहीं पेमेंट करना हो तो हम घर बैठे किसी को आसानी से कहीं से भी कर सकते हैं। बैंक जाने का विशेष पर्पस अब कुछ नहीं रह गया है, अनलेस अनटिल जब तक कि कोई स्पेशल काम ना हो। तो बैंकों में लोगों की भीड़ को कम करने के लिए ही बेसिकली इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत की गई थी। ठीक, तो लगभग सभी बैंकिंग सेवा इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध है। नेट बैंकिंग फंड ट्रांसफर को लेकर डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त करने तक सभी बैंकिंग कार्यों को आसान बनाता है। घर बैठे ही, अब तो घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन या इंटरनेट के माध्यम से खाते यानी अकाउंट ओपन भी कर सकते हो। वो घर आके आपका केवाईसी भी कर देंगे। आपको चेक चाहिए, किसी को भुगतान करना है, यानी बहुत सारी फैसिलिटीज, अब सारी चीजें उनके प्ले स्टोर पर, उनके ऐप में जाकर आप इजीली या आसानी से अवेल कर सकते हैं। लैपटॉप, कंप्यूटर, यहां तक इंटरनेट कनेक्शन वाला मोबाइल होना चाहिए, बस ये फैसिलिटी चाहिए। अब कह रहा है इंटरनेट बैंकिंग से सेवाएं क्या है? निवेश यानी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हो, किसी भी टाइप का बिल का पेमेंट कर सकते हो, चेक बुक इशू करा सकते हो, आईएमपीएस फंड ट्रांसफर कर सकते हो, आप अकाउंट स्टेटमेंट निकाल सकते हो, मर्चेंट पेमेंट, लोन चेक कर सकते हो, नेफ्ट, आरटीजीएस, फिक्स डिपॉजिट, प्रीपेड, यानी दुनिया भर के फैसिलिटी ऑनलाइन या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप ले सकते हो। अच्छा, विशेषताएं, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? ये बैंकिंग का सुरक्षित तरीका है, बहुत आसानी से किया जाता है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच रखता है, किसी भी समय बैंक बैलेंस चेक करने की सुविधा है। नॉर्मली अगर आपको बैंक बैलेंस जानना हो तो आपको बैंकिंग आवर्स में जाना पड़ता था, बैंकों में जाकर लंबी लाइन में लगना पड़ता था, पासबुक ले जाना पड़ता था, उसको प्रिंट करा कर स्टेटमेंट आप चेक करते थे कि बैलेंस कितना। अब घर बैठे रात में 2 बजे भी आप, अगर आपने बैंक का आपने ऐप डाउनलोड कर रखा है, तो आप उस ऐप पर जाके अपने खाते संख्या को दर्ज करके आसानी से अपना अकाउंट स्टेटमेंट या अपना बैंक बैलेंस, पैसा आया है नहीं आया, ये सारी सूचनाएं कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, बिल पेमेंट, अकाउंट फंड ट्रांसफर की सुविधा, यूनिक आईडी पासवर्ड, जहां पे यू इसमें क्या मिल जाता है? यूआईडी का आपको मिल जाती है। सामान्य बीमा खरीद सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के लाभ 24/7 उपलब्धता, 24 दिन के 24 घंटे 7 दिन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की सुविधा, ट्रांजेक्शन को ट्रैक करने का, यानी पैसा फंड जो ट्रांसफर किया वो कहां तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। फिर त्वरित और सुरक्षित भी है, लिक्विडिटी है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस भी आप कर सकते हैं। तो ये वही चीज है, 24/7 उपलब्ध। सामान्य बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग समयबद्ध नहीं है, यानी इसका इस्तेमाल पूरे के पूरे साल 24/7 आप कर सकते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की सुविधा भी देता है। इंटरनेट बैंकिंग पैसे ट्रांसफर करने और बिल पेमेंट की सुविधा के लिए पसंद किया जाता है। पंजीकृत यूजर्स इसके जरिए सभी तरह की बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, और इसके लिए उन्हें बैंकों की कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा। ठीक, कहते हैं ट्रांजैक्शन को ट्रैक भी कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन एक्नॉलेजमेंट स्लिप प्रदान करता है, जिसमें आप गलतियां होने की कई संभावनाएं होती है। हालांकि इंटरनेट बैंकिंग द्वारा यूजर्स किए गए ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना आसानी हो जाता है। त्वरित भी है, यानी लिक्विडिटी भी है, और सुरक्षित भी है। नेट बैंकिंग यूजर्स विभिन्न अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। यूजर्स अपनी सुविधा के अनुसार नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस के जरिए फंड ट्रांसफर आसानी से कर सकते हैं। फिर कहते हैं नॉन फाइनेंशियल पैसे ट्रांसफर करने के अलावा इंटरनेट बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? जैसे अकाउंट स्टेटमेंट देखना ना, जैसे बैलेंस चेक करना, जैसे चेक के लिए आवेदन करना, तो इस तरह के नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। फिर इंटरनेट के जरिए पैसे ट्रांसफर करने का विकल्प क्या है? नेफ्ट के जरिए आप कर सकते हो। नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर फुल फॉर्म है, बार बार ध्यान रखिएगा।
ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। यह एक पेमेंट सिस्टम होता है जिसके जरिए फंड ट्रांसफर किए जाते हैं। नेफ्ट के जरिए देश के किसी भी बैंक में किसी भी व्यक्ति या कंपनी के खाते में फंड आप आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। आरटीजीएस और नेफ्ट में, आरटीजीएस और नेफ्ट में डिफरेंस यही है कि आरटीजीएस बैंक टू बैंक जाता है, फिर उस पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट में जाता है, जबकि नेट पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन करता है। नेट क्या करता है? पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शंस करता है। नेफ्ट सेवा 24 घंटे उपलब्ध है, लेकिन कुछ बैंकों में इसका इस्तेमाल अलग अलग समय पर किया जाता है। आमतौर पर नेफ्ट 30 मिनट के भीतर हो जाता है, हालांकि निश्चित नहीं है, कभी कभी इसमें 2-3 घंटे भी लग जाते हैं, 10 मिनट में भी पूरा हो जाता है। ये सर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। आरटीजीएस के जरिए भी आप कर सकते हो, इसमें तो हमने देखा तुरंत फंड ट्रांसफर हो जाते हैं। आरटीजीएस ट्रांजैक्शन को आरबीआई ट्रैक करता है, उसको कंट्रोल करता है। आरटीजीएस के कम से कम 2 लाख रुपए मिनिमम अमाउंट बताए कि कम से कम 2 लाख, उससे कम अमाउंट आप आरटीजीएस में ट्रांसफर नहीं कर सकते। मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं है, ठीक है। नेफ्ट की तरह आरटीजीएस भी 24 घंटे उपलब्ध है। आईएमपीएस ये नया आया है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। आईपीएस का आईएमपीएस का इमीडिएट पेमेंट सिस्टम फुल फॉर्म है। एक अन्य पक्ष भुगतान विकल्प है जिसके जरिए पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। इसका इस्तेमाल मोबाइल, इंटरनेट, एटीएम के जरिए पैसे ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, ठीक है, जो सुरक्षित होने के साथ किफायती भी है। इसका इस्तेमाल करने के लिए अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड जैसी जानकारी की जरूरत नहीं होती है जो नेफ्ट और आरटीजीएस में लगती है। सिर्फ व्यक्तियों के मोबाइल नंबर के साथ आईएमपीएस के जरिए फंड ट्रांसफर किए जा सकते हैं। फिर कहता है बजट नियंत्रण में कंप्यूटर। बजट नियंत्रण में कंप्यूटर को निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से आसानी समझा सकता है। लेन देन का रिकॉर्ड रखता है। भाई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे तो एक रिकॉर्ड रहेगा। बजट है, कंप्यूटर का उपयोग व्यवसाय के बजट बनाने के लिए भी किया जा सकता है। कंप्यूटर की सहायता से वित्तीय लक्ष्यों के लिए बजट आप आसानी से बना सकते हैं। इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हो, स्टॉक का मैनेजमेंट आसानी से आप कर सकते हैं। टैक्सेशन, कंप्यूटर की मदद से टैक्स जैसे जीएसटी की गणना आसानी से हो जाती है। और वेतन का भी प्रबंधन हो जाता है। कंप्यूटर वेतन प्रबंधन में उपयोग किया जाता है, जो कि कंपनी के कर्मचारियों को वेतन, उनकी छुट्टी आदि की जानकारी रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है आधुनिक इलेक्ट्रिक संचार तकनीकी का प्रयोग। कहते हैं सूचना एवं संचार तकनीक एक विस्तृत अवधारणा है जिसमें सूचना एवं संचार प्रक्रिया या उसके प्रबंध संबंधी सभी क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट सूचना एवं संप्रेषण की तकनीक के आधारभूत साधन है जिसका डिजाइन तैयार करने, विकसित करने, उनके संचालन प्रबंध का कार्य सूचना तकनीकी से संबंधित व्यवसाय द्वारा किया जाता है। दैनिक कार्य पद्धति रेलवे और विमान आरक्षण, बैंकिंग, बीमा, टेलीफोन, जलवायु, मौसम संबंधी पूर्वानुमान, रेडियो, खगोल विद्या, चिकित्सा, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा में सूचना संचार की तकनीक ने क्रांतिकारी परिवर्तन करके विश्वास दिया है कि नई सदी में सूचना एवं संचार तकनीक का वर्चस्व होगा। जो आधुनिक हमारी क्या है इलेक्ट्रॉनिक और संचार तकनीक है वो हर जगह हम यूज करते हैं। और आजकल तो और एडवांस लेवल आ गया है जिसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टेक्निक देख रहे हैं, जो व्यक्तियों का काम, घंटों का काम मिनटों में कर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए वरदान है, ठीक, जिसमें हम किसी भी चीज को, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और ये सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेवेंट हो, डेवलपमेंट से हो, बैंकिंग हो, बीमा हो, इंश्योरेंस, टेलीफोन हो, यानी मौसम हो, हर जगह पे हम टेक्नोलॉजी या संचार सेवा को देखते हैं। कहते हैं आधुनिक सूचना संचार तकनीक, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार तकनीक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और संप्रेषण प्रणालियों का मिश्रण है। इसमें डिजिटल वीडियो कैमरा, मल्टीमीडिया, पर्सनल कंप्यूटर, वीडियो कार्ड, वेब कैमरा के साथ लैपटॉप, सीडी रोम, डीवीडी, कंप्यूटर डेटाबेस, डिजिटल लाइब्रेरी, ईमेल, इंटरनेट, ठीक है, फिर www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, दृश्य एवं द्रव्य, श्रव्य, कॉन्फ्रेंसिंग, क्रियात्मक, ये सारी चीजें आती हैं तकनीक के अंदर, ठीक। कहते हैं प्रयोग,
इलेक्ट्रॉनिक और संचार तकनीक का प्रयोग कैसे करते हैं? इसके द्वारा सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। आंकड़ों का विश्लेषण करने में यानी एनालिसिस करने में, डेटा को आप इजीली एनालिसिस कर सकते हो। उन आंकड़ों के तथ्यों सूचना की आवश्यकता होती है जहां पे प्रयोग किया जाता है। विद्यालय कॉलेजों में बच्चों के अध्यापन में सहायता, जैसे कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, ये भी क्या है? ये भी एक सूचना और तकनीकी का ही माध्यम है। ठीक, पहले के समय में ये सारी चीजें नहीं थी, तो पढ़ने के लिए हमें देश शहर के बाहर जाना पड़ता था। ठीक, अब क्या है? दिल्ली से भी लेक्चर चल रहे हैं, कहीं से भी लेक्चर चल रहे हैं, आप घर बैठे आसानी से, घर से बिना निकले आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं। नवीन जानकारियों विद्यार्थियों तक पहुंचती है, इसमें नई नई हेल्प होती है। पहले क्या था कि हमारे पास कोई क्वेश्चंस होते थे तो उनके आंसर्स हमको ढूंढने पड़ते थे, दिक्कत होती थी। अब यूट्यूब का जमाना आ गया है, किसी भी तरह के आंसर्स आप आसानी से, चैप्टर्स है, लेक्चर्स है, कुछ प्रॉब्लम है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, उनको देखकर समझकर आप अपने प्रॉब्लम्स को क्लियर कर सकते हैं। किसी भी विषय की प्रमुख नवीनतम उपलब्ध कराना, तो ये सब सूचना का तकनीक का क्या है? एक साधन है या उनके फायदे। किसी दूर स्थान पर बैठे विशेषज्ञ अध्यापक या वैज्ञानिक टेलीकॉन्फ्रेंसिंग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच, यानी ग्लोबलाइजेशन हो गया है। अब आप कहीं पर भी पहुंच सकते हो। पहले आपका जो एरिया था वो रिस्ट्रिक्टेड था, आप पर्टिकुलर एरिया तक सीमित थे, अब आप वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी पहुंच सकते हो। छात्र शिक्षकों के मध्य अंतरक्रिया को बढ़ावा देना, इंटरनेट के माध्यम से जिज्ञासाओं की शांति, तो ये सब हमारे क्या हैं? ये सभी हमारे फायदे हैं, विशेषताएं हैं। तो कल इसमें इतना ही। कल हम इसी चैप्टर से रिलेवेंट कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें हम कंप्यूटर, सूचना तकनीक, कम्युनिकेशन, इन सब चीजों से रिलेवेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू। हम लोग ने लास्ट टॉपिक पे देखा था आरटीजीएस के बारे में, रियल और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के बारे में, तो उसी से रिलेवेंट आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट इन द फंड ट्रांसफर, यानी फंड ट्रांसफर करना हो तो उसके लिए सबसे तीव्रतम प्रणाली क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया है नेफ्ट, आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनएईपीसी। तो जो आरटीजीएस होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये एक सबसे फास्टेस्ट मोड है ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करने के लिए। और इसकी जो मिनिमम लिमिट बताई गई है, इसकी जो मिनिमम लिमिट बताई गई है वो 2 लाख रुपए है। कितनी है? 2 लाख रुपए है। मिनिमम जो ड्यूरेशन बताया गया है इसमें जो मिनिमम ड्यूरेशन बताया गया है वो 30 मिनट्स है, यानी लगभग 30 मिनट के अंदर आपका फंड ट्रांसफर हो जाएगा। और इसकी जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रांसफरिंग है उसकी कोई लिमिट नहीं है। कम से कम आप 2 लाख कर सकते हैं, 2 लाख से कम आप ट्रांसफर नहीं कर सकते आरटीजीएस में। 30 मिनट का समय मैक्सिमम लगता है इसमें, मिनिमम, ठीक। और अधिकतम राशि या मैक्सिमम अमाउंट डिफाइन नहीं है, कितना भी आप कर सकते हैं। तो ये फंड ट्रांसफर करने का जो सबसे फास्टेस्ट मोड है वो है हमारा आरटीजीएस। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड, आरटीजीएस स्टैंड फॉर, आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रैब सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रोल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट या रियल टेबल ग्रॉस सेटलमेंट। तो अभी भी बताया कि आरटीजीएस का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, तो सही विकल्प हमारा क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला कहते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेफ्ट। नेफ्ट भी एक फंड ट्रांसफर करने का मेथड है जिसमें आप ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो कहते हैं नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांजिशन, नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसमिशन, नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर या नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो सही विकल्प क्या है नेफ्ट का? तो नेफ्ट का मतलब होता है एन स्टैंड फॉर नेशनल, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक,
F फॉर फंड और T फॉर ट्रांसफर, यानी सही ऑप्शन क्या बनेगा, डी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कह रहे व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, लेखांकन में कंप्यूटर का क्या प्रयोग है, क्यों यूज करते हैं हम अकाउंटिंग में कंप्यूटर को। तो पहला ऑप्शन, टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस बिजनेस के, यानी व्यापार के सभी लेन देनों को रिकॉर्ड करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। टू प्रिपेयर वेरियस टाइप्स ऑफ लेजर, अलग अलग तरीके के खाता बहियां यानी लेजर अकाउंट बनाने के लिए। टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण बनाने के लिए, या ऑल ऑफ द अब। तो अगर पहले जब तक कंप्यूटर नहीं था, जब तक हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं होते थे, तब तक हम अकाउंटिंग मैनुअल बेसिस पे करते थे, जिसमें हम हाथों से जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस करते थे, और शायद इसीलिए हमें ज्यादा समय की आवश्यकता होती थी, ज्यादा समय तक कार्य करना पड़ता था। ठीक, लेकिन जब से हमारे पास टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है, कंप्यूटर आया, इंटरनेट आया और तरह तरह के सॉफ्टवेयर आने लगे मार्केट में, तो उन्होंने अकाउंटिंग को काफी इजी बना दिया है, सुगम बना दिया। क्यों? क्योंकि अब आप एक एंट्री रिकॉर्ड करते हो और उससे बाकी के आगे की चीजें ऑटोमेटिकली होती रहती हैं। तो कंप्यूटर का लेखांकन में क्या योगदान है? तो सही विकल्प सभी होगा, यानी रिकॉर्ड करने के लिए भी, लेजर अकाउंट बनाने के लिए भी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करने के लिए। तो सही विकल्प डी। नेक्स्ट कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्ट कॉपी का आउटपुट डिवाइस है। निम्न में से कौन सा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन दे रहा है प्रोजेक्टर, प्रिंटर, प्लॉटर एंड नन ऑफ दीज। तो कौन सा विकल्प सही है? सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी दो तरह की कॉपी हम देखते हैं, सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी मतलब जो पेपर में निकलता है ना, वो हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी जैसे कोई डॉक्यूमेंट हो गया, कोई फाइल हो गया, जो कंप्यूटर या मोबाइल पे आपको देखने को मिल रही है। ठीक, तो सॉफ्ट कॉपी का आउटपुट डिवाइस जिसमें से आउटपुट मिले, तो वो क्या होगा? प्रोजेक्टर होगा। वो क्या होगा? हमारा प्रोजेक्टर होगा उदाहरण। ठीक है, जिससे हमें क्या मिल रहा है? सॉफ्ट कॉपी में मिल रहा है, क्योंकि प्रिंटर नहीं, क्योंकि प्रिंटर से प्रिंट आउट निकल जाएगा, वो हार्ड कॉपी मिल जाएगी, इसलिए प्लॉटर भी नहीं। तो इसलिए प्रोजेक्टर हमें जो इंफॉर्मेशन देगा, आउटपुट देगा, वो और स्क्रीन पे देगा, वो पेपर पे नहीं देगा, इसलिए वो सॉफ्ट कॉपी का प्रोजेक्टर वो माना जाएगा आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? अब इनपुट डिवाइस नहीं है, कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस है, वहां से आप इंफॉर्मेशन डालते हो। फिर दूसरा कह रहा है माउस, मॉनिटर और बार कोड रिकॉर्डर। माउस से भी आप इनपुट देते हो, तो जो मॉनिटर है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, तो सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला कहते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस उदाहरण है कॉम्पैक्ट डिस्क का, जिसे सीडी हम लोग कहते हैं, ठीक, और ब्लू रे का। कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज का उदाहरण है? तो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस के दोनों ही एग्जाम्पल माने जाएंगे, यानी सही विकल्प क्या होगा? सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी। निम्न में से कौन सा वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? तो वोलेटाइल का पहला ऑप्शन कह रहा है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी यानी रोम, और ऑप्टिकल डिस्क, और लास्ट में मैग्नेटिक डिस्क। तो वोलेटाइल मेमोरी का जो एग्जाम्पल है, सही ऑप्शन क्या है? रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, फुल फॉर्म इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है क्या है?
तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, या नन ऑफ दीज है। तो स्प्रेडशीट एक तरह का सॉफ्टवेयर है। कैसा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन को इजीली रन करा सकते हैं। तो ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और एक पीछे क्वेश्चन छूट गया था, हालांकि ये डेसिमल इक्विवेलेंट टू इसको यूज करना, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल इज यूज टू होल्ड अ कॉपी ऑफ अ फाइल फॉर सेफ्टी रीजंस। निम्न में से कौन सी फाइल सुरक्षा हेतु फाइल की कॉपी रखने के लिए उपयोग किया जाता है? यानी कौन सी फाइल को सुरक्षा हेतु रखने के लिए यूज किया जाता है? तो पहला ऑप्शन मास्टर फाइल है, ट्रांजैक्शन फाइल है, बैकअप फाइल है, या नन ऑफ दीज है। तो कौन सी फाइल है जिसको हम एज अ होल्ड अ कॉपी ऑफ अ फाइल फॉर सेफ्टी रीजन, सेफ्टी रीजंस के लिए फाइल में स्टोर करके रखते हैं? तो किसी भी चीज को हम जब सेफ्टी रीजंस की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं बैकअप फाइल का। हम किसका यूज करते हैं? बैकअप फाइल का। अगर कोई फाइल करप्टेड हो जाए, खराब हो जाए, मिसप्लेस हो जाए, तो बैकअप फाइल उसको सेफ्टी से रखा रहता है ताकि हम उसे आगे फ्यूचर रेफरेंस में यूज कर सके। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सी विकल्प होगा। अगला कहते हैं टीसीपी एन आईपी मॉडल हैज लेयर। टीसीपी और आईपी मॉडल में कितने लेयर होते हैं, स्तर होते हैं? तो 4, 5, 6 और 7। तो सही विकल्प क्या होगा इसका? इसका सही विकल्प होगा 4 लेयर होते हैं। सही विकल्प हमारा क्या है? ए हो जाएगा। सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला कहते हैं आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सिस्टम, रियल टाइम ग्लोबल सिस्टम, रियल टाइम ग्लोबल सेटलमेंट। तो आरटीजीएस का जो फुल फॉर्म है वो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। ठीक है ना? नेक्स्ट, आरटीजीएस की सहायता से न्यूनतम कितनी राशि हस्तांतरित की जा सकती है? मैंने अभी बताया कि आरटीजीएस की सहायता से न्यूनतम कितनी राशि की जा सकती है। तो इसकी पहला ऑप्शन कह रहा है कोई लिमिट नहीं है, कितना भी चाहे कर दीजिए आप, ना मिनिमम की ना मैक्सिमम की। फिर 2 लाख रुपए, फिर 5 लाख और फिर 1 लाख। तो आरटीजीएस में जो मिनिमम अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, कम से कम इतना करना पड़ेगा, वो क्या है? 2 लाख रुपए है। मिनिमम अमाउंट कितनी है? 2 लाख रुपए। और मैक्सिमम कितनी बताई गई थी? इस आरटीजीएस में मैक्सिमम अमाउंट कितनी होगी? तो आरटीजीएस में मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। जितना चाहे आप उतना आरटीजीएस अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में। नेक्स्ट, कहते हैं वास्तविक समय यानी रियल टाइम से क्या आशय है? तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो यहां रियल टाइम से क्या मतलब है? उन्हें प्राप्त समय निर्देशों का प्रसंस्करण, प्राप्ति के 1 घंटे बाद प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग, प्रसंस्करण मतलब प्रोसेसिंग, एक प्रोसेस जो होगा, प्राप्ति के 1 घंटे बाद, उन्हें प्राप्त होने से पहले निर्देश का प्रसंस्करण, या उपरोक्त में से सभी। तो रियल टाइम का मतलब होता है जब आप निर्देश देंगे उसी समय प्रोसेसिंग शुरू होगी, यानी कि सही विकल्प क्या होगा? ए हो जाएगा। यानी आरटीजीएस में जब आप बैंक जाकर या अपने ऑनलाइन कंप्यूटर से बैठे बैठे बैंक को ऑर्डर देते हो फंड ट्रांसफर करने का, तो जैसे ही आप ऑर्डर दोगे, इंस्ट्रक्शन दोगे, वैसे ही बैंक प्रोसेस शुरू कर देगा। तो इसीलिए उन्हें प्राप्त, उन्हें मतलब बैंकों को, क्योंकि बैंक से बैंक को फंड ट्रांसफर किया जाएगा और फिर आप उसका बैंक उस व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर करेगा जिसको आपने ट्रांसफर किया है, निर्देश दिया। तो उन्हें प्राप्त समय निर्देशों का प्रसंस्करण। ठीक है ना? नेक्स्ट,
ग्रॉस सेटलमेंट से क्या अभिप्राय है? अब ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस में, आरटीजी का मतलब रियल टाइम और आरटीजीएस का मतलब, जीएस का मतलब ग्रॉस सेटलमेंट। तो ग्रॉस सेटलमेंट क्या है? फंड ट्रांसफर निर्देश व्यक्तिगत रूप से होता है। अच्छा, फंड ट्रांसफर कह रहे हैं निर्देश प्रति घंटे के आधार पर होता है, फंड ट्रांसफर निर्देश बैच के आधार पर होता है, या उपरोक्त में से सभी। तो आरटीजीएस में ग्रॉस सेटलमेंट क्या है? फंड ट्रांसफर व्यक्तिगत रूप से किया जाता है, जिस व्यक्ति को फंड ट्रांसफर किया गया उसी व्यक्ति के खाते में फंड ट्रांसफरी का बैंक करेगा। ठीक ना। नेक्स्ट, आरटीजीएस भरते समय निम्नलिखित में कौन सा विवरण आवश्यक नहीं है? यानी आरटीजीएस में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है किन की जरूरत नहीं है। तो अकाउंट नंबर चाहिए होता है मुझे आरटीजीएस में। आरटीजीएस भरते समय जो भेज रहा है और जिसको भेज रहा है दोनों का अकाउंट नंबर, साथ में आईएफएससी कोड भी चाहिए, आईएफएससी कोड भी चाहिए, दोनों ही चाहिए। ग्राहक का नाम भी चाहिए और प्राप्तकर्ता का नाम भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो ये भी, और ग्राहक की जन्म तिथि नहीं, इसकी जरूरत हमें नहीं है। आरटीजीएस करने के लिए ग्राहक या प्राप्तकर्ता की जन्म तिथि का कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इसकी जरूरत हमें नहीं है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कहते हैं आरटीजीएस प्रणाली के लिए प्रोसेसिंग शुल्क है 1 जुलाई 1949 से कोई बदलाव नहीं है। 1 लाख के लिए 5 रुपए प्लस जीएसटी, 1 लाख के लिए 25 रुपए प्लस जीएसटी, और इनमें से कोई नहीं। तो आरटीजीएस में 1 जुलाई 2019 से कोई बदलाव नहीं किए गए, प्रोसेसिंग फीस हटा ली गई थी। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट, आरटीजीएस के लिए सेवा शुल्क है 2 लाख से 5 लाख के लिए 24.50 प्लस जीएसटी, 5 लाख से अधिक 49 प्लस जीएसटी, और 10 लाख से ऊपर 1000, या डी, ए और बी दोनों। तो आरटीजीएस के लिए सेवा शुल्क था जो वो ए और बी दोनों था। तो सही ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा कि 2 लाख से 5 लाख के बीच में 24 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। 5 लाख से अधिक, अब 5 लाख से चाहे 10 लाख हो, चाहे 20 लाख हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, कितना भी हो, सब पर 49 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी लगेगा। तो सही विकल्प क्या होगा? डी हो जाएगा। अगला, आरटीजीएस के माध्यम से एक खाते से दूसरे खाते में फंड ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगता है? तो आरटीजीएस से 30 मिनट, 45, 60 और 10 मिनट। सही विकल्प क्या होगा? तो आरटीजीएस से एक खाते से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर करने में, फंड ट्रांसफर करने में मिनिमम जो समय लगता है रिक्वायर्ड, वो 30 मिनट का अंतराल आता है। 30 मिनट से ज्यादा भी कभी कभी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम इतना तो लग ही जाता है, 30 मिनट्स। यूटीआरएन का तात्पर्य क्या है? यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, यूनिक ट्रांजैक्शन रीडिंग नंबर, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरिंग नंबर, या उपरोक्त में कोई नहीं। तो यूटीआरएन में, जो यूटीआरएन का फुल फॉर्म है वो क्या है? यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। जो ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर होते हैं फंड ट्रांसफर करने के लिए, उसका एक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर होता है जिसे हम यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर या यूटीआरएन कहते हैं। अगला, ग्राहक भुगतान वापस करने में देरी के लिए मुआवजे का पात्र है। ग्राहक भुगतान वापस पाने के लिए, वापस करने में देरी के लिए मुआवजा पाने का पात्र है। कितना? चालू रेपो पर 2%, 3%, 4% या 5%। तो वापसी पे देरी पाने के लिए ग्राहक, सही विकल्प क्या है? ए, चालू रेपो पे 2% के देर से वापस पाने का अधिकारी होता है। अगला, LEI से तात्पर्य है
LEI से तात्पर्य है क्या? लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, लीगल एनिमी आइडेंटिफायर, लीगल एंटिटी इंडिया या उपरोक्त से कोई नहीं। तो LEI से आशय जो है वो है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर से है। लीगल फुल फॉर्म क्या है LEI का? लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। सही विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, फिर कहते हैं आरटीजीएस फंड हस्तांतरण पद्धति किसके द्वारा संचालित की जाती है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसे SBI कहते हैं, और भारतीय रिजर्व बैंक RBI, या उपरोक्त से कोई नहीं। तो आरटीजीएस जो ऑपरेट करता है वो भारतीय रिजर्व बैंक करता है, RBI के थ्रू ऑपरेट की जाती है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल हम क्वेश्चन नंबर 25 से देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। क्या कहता है क्वेश्चन 25? MMID का पूर्ण रूप क्या, यानी फुल फॉर्म MMID का क्या है? मनी मैसेज आइडेंटिफाइड, मोबाइल मनी इंटरफेस, या मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, या मोबाइल मैसेज आइडेंटिफायर। 4 विकल्प हमें दिए हैं, 4 में से कौन सा विकल्प सही होगा इसके बारे में हमें समझना है। इसके बारे में हमें समझना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो MMID का फुल फॉर्म होता है मोबाइल मनी इंटरफेस, मोबाइल मनी इंटरफेस, ये हमारा फुल फॉर्म है। यानी सही विकल्प हमारा क्या होगा? बी विकल्प सही होगा। ठीक, ये मोबाइल मनी इंटरफेस का यूज बेसिकली फंड ट्रांसफर करने का ये एक मोड माना जाता है, जिसमें हम एक जगह से दूसरी जगह पैसे हस्तांतरित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है यूपीआई किसकी एक पहल है? यूपीआई किसकी पहल मानी गई है? RBI की, सेबी की, इरडा की, या NPCI? यूपीआई क्या है? किसी भी इंटरनेट बैंकिंग में या मोबाइल बैंकिंग में आपको एक यूनिक कोड दिया जाता है जिसे कहते हैं यूपीआई। आपका एक यूनिक कोड जो होता है, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? यूपीआई कहते हैं। और यूपीआई किसकी पहल है? यूपीआई किसकी पहल है? तो यूपीआई जो है वो NPCI की पहल पे शुरू किया गया था, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये है फुल फॉर्म NPCI का। और NPI की शुरुआत पर या NPI की पहल पर यूपीआई का सिस्टम लागू हुआ था, जो एक यूनिक कोड देता है, एक आइडेंटिफिकेशन देता है किसको? ट्रांसफर करने वाले को, हर मतलब मोबाइल बैंकिंग करने वाले को, और हर किसी का अपना एक सेपरेट यूपीआई कोड होता है। ठीक ना, नेक्स्ट आते हैं, कोई भी यूपीआई ऐप आपके का उपयोग करके आपके बैंक विवरण प्राप्त करेगा। तो कोई भी यूपीआई ऐप आपके किस चीज का उपयोग करके आपके बैंक विवरण प्राप्त करेगा? तो अकाउंट नंबर, IFSC कोड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, या इनमें से कोई नहीं। तो यूपीआई के लिए आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कि यानी यूपीआई कोड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही रिलेट करता है, और एक व्यक्ति का एक यूपीआई कोड एक रजिस्टर्ड मोबाइल से हो सकता है। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल को हम टाइप करके हम किसी को भी फंड पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं आपके फोन से। ठीक, या आपको अगर फंड ट्रांसफर करना है तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल जो किसी एक पर्टिकुलर यूपीआई आईडी से कनेक्टेड होगा, उस नंबर को टाइप करके आपको इजीली पैसे सेंड कर सकते हैं, आपसे पैसे रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह NETC के लिए NPCI द्वारा विकसित उत्पाद है लेन, फास्टैग, N टैग, NA टैग, या ON टैग। क्या है? राष्ट्रीय NETC के लिए कौन सा विकल्प सही माना जाएगा?
तो ये जो NETC है, राष्ट्रीय टोल आपने देखा होगा कि जहां जहां पर रेलवे या जहां जहां पे गवर्नमेंट NH हाईवे बनाती है, नेशनल हाईवे बनाती है, तो वहां पे उसकी कॉस्ट को रिकवर करने के लिए टोल बना देती है, जिसमें कि आने जाने वाली गाड़ियों से शुल्क लिया जाता है, कुछ चार्जेस लिए जाते हैं, जिसे हम टोल के नाम से जानते हैं। और टोल के संदर्भ में अगर हम बात कर रहे हैं तो फास्टैग जो है एक पर्टिकुलर आईडी है कि हर गाड़ियों पर वो लगा होना चाहिए, जिससे कि ऑटोमेटिकली दिया जाने वाला शुल्क या टोल डिडक्ट हो जाएगा उस पर्टिकुलर बंदे के अकाउंट से, उसको अलग से कैश पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी, जिससे कि समय की भी बचत होगी, कागज की भी बचत होगी। तो फास्टैग क्या है कि NPI द्वारा की विकसित उत्पाद क्या है, फास्टैग है। नेक्स्ट, IMPS में आई का क्या अर्थ है, इंस्टेंट, इंटर, इंटरफेस या इंटरमीडिएट। IMPS में आई का क्या मतलब माना गया है, तो आई का क्या मतलब माना गया है, तो इसका जो आई का मतलब है वो इंटरमीडिएट है। आई का मतलब क्या है, इंटरमीडिएट बिचौलिया, दो बैंकों के बीच में एक बिचौलिया होता है, इंटरमीडिएटर होता है, जो एक फंड ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक, कौन सा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उदाहरण है, सूचना यानी इंफॉर्मेशन, संचार मतलब कम्युनिकेशन, ई गवर्नेंस, ई बैंकिंग, ईमेल या सभी। अगर ई गवर्नेंस की बात करें तो सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जब गवर्नेंस किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, तो उसे ई गवर्नेंस कहते हैं, इसमें सूचना कोई बात नहीं है। ई बैंकिंग, बैंकिंग सभी जानते हैं। ईमेल जो है वो सूचना और संचार का माध्यम माना गया है, तो यानी सही विकल्प हमारा क्या होगा, सी विकल्प हमारा सही होगा, ईमेल, जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का एक माध्यम या उदाहरण है। अगला, साक्षात शिक्षा मंत्रालय द्वारा ICT सूचना एवं संप्रेषण तकनीक पर लाई गई एक किताब है, परियोजना है, अभियान है या वन स्टॉप पोर्टल है, क्या है। ICT जो है ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा लाए गए, ये क्या माना जाएगा इसे, ये क्या माना जाएगा, इसे हम एक वन स्टॉप पोर्टल मानेंगे, जिसमें शिक्षा से संबंधित सभी सूचनाओं के बारे में हमें जानकारियां प्राप्त होती रहती है। तो ये क्या है, एक पोर्टल है, वन स्टॉप पोर्टल है। कहते हैं निम्नलिखित में से क्या एक टेलीविजन चैनल है जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शुभारंभ किया गया था। तो स्वयं, दोनों A&B, स्वयं प्रभा और ज्ञान दर्शन। ज्ञान स्वयं प्रभा एक शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया टेलीविजन चैनल है, जिसमें शिक्षा या एजुकेशन से संबंधित चीजों को प्रसारित किया जाता है। तो सही विकल्प क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला, ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क किसका उदाहरण है, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी या पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। जो ब्रॉडकास्टिंग है वो एक से दूसरे को होता है, यानी पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी है। सही विकल्प हमारा क्या होगा, डी विकल्प सही माना जाएगा। अगला, संचार प्रक्रिया का सही क्रम निम्न में से कौन सा है, यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस जिसे कहते हैं, जिसे हम कम्युनिकेशन प्रोसेस कहते हैं, इसका सही क्रम क्या होगा। तो पहला दे रहा है भेजने वाला, फिर संदेश, फिर माध्यम, फिर प्राप्तकर्ता, फिर संदेश, भेजने वाला, माध्यम, प्राप्तकर्ता, भेजने वाला, माध्यम, संदेश, प्राप्तकर्ता और माध्यम, संदेश, भेजने वाला, प्राप्तकर्ता। सही विकल्प क्या होगा, इसका सही सीक्वेंस या सही क्रम क्या होना चाहिए, इसका सही सीक्वेंस क्या होगा। तो सबसे पहले अगर इसमें सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले सेंडर आएगा, सबसे पहले कौन आएगा,
सेंडर भेजने वाला। ठीक, अब भेजने वाला कहां कहां है, भेजने वाला सी और ए में है। चलिए दूसरा, उसके बाद क्या होगी, मैसेज आएगा, उसके बाद क्या आएगा, मैसेजिंग आएगा। तो मैसेज कहां कहां पे है, भेजने वाले में ऊपर है, यानी सही विकल्प हमारा क्या हो गया, ए हो गया। हालांकि इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद मोड आएगा कि किस माध्यम से आप बेच रहे हैं, और फिर रिसीवर आ जाएगा। फिर कौन आ जाएगा, रिसीवर आ जाएगा, प्राप्त करने वाला। तो सही विकल्प हमारा क्या हो गया, ए विकल्प हो गया। ये कम्युनिकेशन का सही सीक्वेंस होता है। संदेश भेजने वाला के सब पहले संदेश भेजने वाला आएगा, फिर उसके दिमाग में कोई थॉट आएगा जिसे वो एनकोडिंग करेगा, ठीक है, जिसे वो डिकोडिंग करेगा, डिकोडिंग के बाद मैसेज कन्वे करेगा, ट्रांसमिशन होगा, ट्रांसमिशन के बाद वो रिसीवर उसको रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद उसे वो डिकोड करेगा या ना मैसेज को समझेगा और फिर अपना रिस्पॉन्स देगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम संचार प्रक्रिया या कम्युनिकेशन प्रोसेस कहते हैं। अगला, निम्न में से कौन सा इंटरनेट नेटवर्क का घटक नहीं है, स्पीकर, डेटा मॉडम, प्रोटोकॉल। इंटरनेट नेटवर्क का तो प्रोटोकॉल यानी है, मॉडम भी है जिससे हम कनेक्ट करते हैं, डेटा भी है, स्पीकर जो है वो इंटरनेट से कोई मतलब नहीं रखता, वो एक डिवाइस है, हार्डवेयर है, इंटरनेट से इसका कोई मतलब नहीं है। तो सही विकल्प क्या होगा, ए विकल्प सही हो जाएगा। सूचना संप्रेषण तकनीक में सम्मिलित है क्या ऑनलाइन सीखना, वेब बेस्क सीखना, एडुसैट के माध्यम से सीखना या उपरोक्त सभी। सूचना संप्रेषण तकनीक में सम्मिलित हैं, क्या सम्मिलित है सूचना संप्रेषण तकनीक में इसमें ये सभी चीजें सम्मिलित हैं, यानी सही विकल्प क्या होगा, डी विकल्प हमारा सही होगा। यानी ऑनलाइन सीखना, वेब बेस्क सीखना या एडुसैट, तीनों ही चीजें सूचना संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन मीडियम में आता है। तो सही विकल्प हमारा डी हो जाएगा। अगला, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या है, प्रभावशाली सूचना की प्रक्रिया, पद्धत एकीकरण की प्रक्रिया, मूल्यांकन की प्रक्रिया, आंतरिक तकनीक प्रक्रिया। क्या सही विकल्प होगा, तो इसका सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, ये एक प्रभावशाली सूचना की प्रक्रिया है जिसमें सूचनाओं को इंफॉर्मेशन से को एक जगह से दूसरी जगह कन्वे किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है इस माध्यम से। अगला, कहते हैं ई बैंकिंग तथा ई कॉमर्स है संबंध अवधारणाएं, विपरीत अवधारणाएं, परस्पर विरोधी अवधारणाएं या अस्पष्ट अवधारणाएं। ई बैंकिंग या ई कॉमर्स किस प्रकार की अवधारणाएं हैं, आपस में दोनों संबंधित हैं या दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। तो ई बैंकिंग और ई कॉमर्स एक संबंध अवधारणाएं हैं, दोनों का एक दूसरे से इंटरलिंक होता है। ई कॉम बैंकिंग का मतलब होता है इंटरनेट बैंकिंग विद द इंटरनेट, यानी जब इंटरनेट के माध्यम से आप बैंकिंग करते हो, फंड ट्रांसफर करते हो या बैंकिंग की कोई एक्टिविटी करते हो तो उसे ई बैंकिंग कहते हैं। ई कॉमर्स का मतलब ऑनलाइन गुड्स को खरीदना या बेचना, इंटरनेट के माध्यम से खरीदना या बेचना ई कॉमर्स में आता है। और ई बैंकिंग बिना इंटरनेट कॉमर्स, ई बैंकिंग किए इंटरनेट कॉमर्स आप यूज नहीं कर सकते, इसलिए दोनों एक दूसरे से संबंधित माने जाते हैं, संबंध है, ठीक ना। नेक्स्ट, इंटरनेट सेवा के विकास एवं विस्तार से ई बैंकिंग सेवाएं क्या हुई हैं, बढ़ी हैं, घटी हैं, यथावत रही हैं या बाधित हुई हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेट के आने से ही ई बैंकिंग सेवाओं में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो सही विकल्प क्या होगा, बी विकल्प सही हो जाएगा, यानी बढ़ती है। अगला, बैंक द्वारा जारी क्रेडिट कार्डों से अत्यधिक व्यय का खतरा। बैंकों द्वारा जारी जो क्रेडिट कार्ड होते हैं, दो तरह कार्ड होते हैं, एक डेबिट कार्ड और एक क्रेडिट कार्ड,
ठीक। तो क्रेडिट कार्ड से अत्यधिक व्यय का खतरा क्या है? घटता है, बढ़ता है, अप्रभावित रहता है या स्पष्ट नहीं है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो इससे जाहिर सी बात है कि आपके जो खर्चे हैं, जो व्यय हैं, एक्सपेंडिचर हैं, वो अननेसेसरी इंक्रीज होते हैं। क्योंकि जब आप कोई सामान नगद लेते हो तो जितनी जरूरत होती है उतनी ही लेते हैं, लेकिन जब आप उधार खरीदने को मिल जाए तो जरूरत से हम ज्यादा व्यय कर देते हैं। तो क्रेडिट कार्ड के निर्गमन से हमारे व्ययों में बढ़ोतरी देखी गई है। तो सही विकल्प क्या होगा? बी विकल्प सही होगा। अगला, एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन, कार्ड खो जाने पर ग्राहक को क्या करना चाहिए? अगर आप किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड यानी एटीएम यूज करते हैं तो वो खो जाने पर क्या करें? बैंक को सूचित करें, पुलिस को सूचित करें, इंतजार करें या कुछ नहीं करें? तो एटीएम खो जाने पर हमें तत्काल बैंक को क्या करना पड़ेगा? सूचित करना पड़ेगा, जिससे उस एटीएम को हम लॉक करा सके। ठीक, इसके लिए हमें बैंक के टोल फ्री नंबर पे जाकर बैंक को कंप्लेन रजिस्टर्ड करानी होती है और वहां से उस एटीएम को लॉक कराना पड़ता है और अपने लिए दूसरा नया एटीएम इशू कराना पड़ता है। तो किसको सूचित करना पड़ेगा? बैंक को सूचित करना पड़ेगा, क्योंकि जारी उसने किया तो बंद भी वही कर सकता है। ठीक। प्लास्टिक मुद्रा यानी प्लास्टिक मनी जिसे कहते हैं, दो तरह की मनी होती है, पेपर मनी एंड प्लास्टिक मनी। पेपर मनी जो हम लोग नोट यूज करते हैं और प्लास्टिक मनी जो कार्ड यूज करते हैं। तो बैंक द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, एटीएम है, चेक है। तो बैंकों द्वारा एक्चुअली प्लास्टिक मनी में दोनों आना चाहिए, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। तो बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, ये दोनों ही विकल्प होने चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों ही होने चाहिए। तो सही उत्तर ए होगा, लेकिन दोनों ऑप्शन लिखे होने चाहिए। एटीएम सेवा एक दिन में कितने घंटे उपलब्ध रहती है? 8 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एटीएम सेवा का तो उपयोग आप दिन में कितनी भी बार कर सकते हो, और ये 24/7 अवेलेबल रहती है। 7 के 7 दिन, 24 के 24 घंटे आप कभी भी पैसे निकाल सकते हो। तो सही विकल्प क्या होगा? सी विकल्प होगा। अगला, आरटीजीएस की सुविधा कब प्रारंभ की गई? 1 जनवरी 2004, 26 मार्च 2004, 1 अप्रैल 2004 या 1 अप्रैल 2005। आरटीजीएस की जो सुविधा शुरू की गई थी वो 1 जनवरी 2004 से स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट, ई बैंकिंग संबंधी आधुनिक बैंकिंग सेवाएं तथा सुविधाएं हैं। ई बैंकिंग क्या है? यानी बैंकिंग विद द इंटरनेट। बैंक, जो भी हम बैंकिंग कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं या कोई भी फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके लिए जो हम फंड यूज कर रहे हैं वो ऑनलाइन यूज कर रहे हैं घर बैठे बैठे, तो उसे हम सिस्टम को क्या कहेंगे? ई बैंकिंग कहेंगे। और ई बैंकिंग कह रहा है आधुनिक बैंकिंग सेवाएं तथा सुविधाएं हैं। कैसी? एटीएम की सुविधा, इंटरनेट बैंकिंग, स्विफ्ट या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी ही हमारी इंटरनेट या ई बैंकिंग की सेवाओं में आती हैं। अगला, एटीएम की सुविधा कब लागू की गई थी? एटीएम की सुविधा कब लागू की गई थी? 1 अप्रैल एटीएम की सुविधा कब लागू की गई थी? तो एटीएम की सुविधा 1 अप्रैल 2009 में, अप्रैल 2008 में, जनवरी 2009 में या जुलाई 2008 में। तो एटीएम की सुविधा जब सबसे पहले स्टार्ट की गई थी तो वो अप्रैल 2009 से स्टार्ट की गई थी भारतवर्ष में। अगला, एटीएम का पिन कितने संख्या का होता है? तो एटीएम के पिन हमेशा हम लोग ने देखे वो 4
संख्याओं का एटीएम पिन होता है। किसी किसी बैंकों में 6 डिजिट होता है, लेकिन नॉर्मली जो हम एटीएम पिन नंबर देखते हैं वो 4 डिजिट का होता है। तो सही विकल्प क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला, आईएफएससी कोड में कितनी संख्याएं तथा वर्ण होते हैं? तो आईएफएससी में टोटल 10 संख्याएं होती हैं, 10 संख्याएं और वर्ण होते हैं। जैसे यू, पी, बी, जे, सी, ठीक, 50 एल, ऐसे एक नंबर मैंने लिख दिया, जिसमें अल्फाबेट देखे तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 इसमें क्या होंगे? वर्ण होंगे, वर्ड्स होंगे, अल्फाबेट होंगे, वर्ड्स भी नहीं, अल्फाबेट। 6 क्या होंगे? अल्फाबेट होंगे, और 4 नंबर होंगे। इसमें क्या होंगे? 4 नंबर होंगे। तो 6 अल्फाबेट और 4 क्या होंगे? नंबर होंगे। टोटल कितने कैरेक्टर होंगे? 10 होंगे, ठीक ना। नेक्स्ट, आरटीजीएस के माध्यम से कम कितने रुपए? ये तो पहले बताया था, आरटीजीएस में कम से कम 2 रुपए एटलीस्ट आपको क्या करना पड़ेगा? 2 रुपए, 2 लाख तक की रकम आप ट्रांसफर कर सकते हैं, कम से कम। 2 लाख से कम आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। एनएफटी की सुविधा कब प्रारंभ की गई? नेफ्ट की बात कर रहा है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड की बात कर रहा है। इसकी सुविधा कब ट्रांसफर की गई? तो इसकी सुविधा 1 जनवरी 2004, 2001 अप्रैल 8, नवंबर 8, अप्रैल 4। तो नेफ्ट की जो फैसिलिटी स्टार्ट की गई थी वो नवंबर 2008 से शुरू की गई थी। कब से? 1 नवंबर 2008 से इसकी सुविधा प्रारंभ की गई थी। नेफ्ट की सुविधा भारत के अलावा किस देश में प्राप्त की जा सकती है? तो नेफ्ट की जो सुविधा श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और अमेरिका। तो नेफ्ट की सुविधा भारत के अलावा नेपाल जो हमारा पड़ोसी देश है वहां पर भी इस सुविधा को हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर के, जहां पे हमने इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट के बारे में, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन सारी चीजों के बारे में इस चैप्टर में, यानी कंप्यूटर से रिलेवेंट टॉपिक, कंप्यूटर एंड बैंकिंग से रिलेवेंट टॉपिक हमने देखा इस चैप्टर में। थैंक यू, गुड बाय।